सवाल है और वो सवाल ये है कि हमारी क्या गलती थी। इसमें तो हम कह सकते हैं कि बुज़दिलाना हमला था। और देखें, अभी तक दुनिया में कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पूरा पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। ये वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान का है जो दुनिया में अमन लाने के लिए एक कारगर साबित होगा। एक पाकिस्तानी को ऑन एवरेज 1800 से 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। कलात के करीब फायरिंग और दस्ती बम हमले में 3 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी। कवाल नदीम सावरी का कहना है मंजिल से सिर्फ आधा घंटा दूर थे कि यह वाक़या हो गया। हम कवाल हैं, हमारा क्या कसूर था? हमारे 3 भाई शहीद हो गए, दीगर साथी जख्मी हैं। अफसोसनाक वाक़ये पर सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की वाक़ये की मजम्मत। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश शेखुपुरा में 217, लाहौर में 147.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने पंजाब और KPK में आज फिर तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बलाई इलाकों, पहाड़ी मकामात खुसूसन मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 24 घंटों के दौरान 33 अफराद जान से गए। PIA बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी खत्म कर दी। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों की इजाज़त हासिल करने की दरख्वास्त दे सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। JP असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून की नशिस्त खत्म। नून लीग को एक खातून की नशिस्त मिल गई, नोटिफिकेशन जारी। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर अदाकार अलबेला को बिछड़े 21 बरस बीत गए। 70 की दहाई में फनी सफर का आगाज स्टेज से किया। 200 से जायद फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए, कई यादगार ड्रामे दिए। बैक वक्त संजीदा और मजाहिया किरदार अदा करके खुद को मनवाया। खट्टी मीठी बातें और स्टाइल आज भी शायकीन को हंसा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू वशत के पखैर रावले। दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप तमाम तरह अफराद खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माई दिस मैसेज इज़ बैक्ड बाय द कंसर्न कि इस वक्त पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो या फिर सिंध बलूचिस्तान। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुज़िश्ता रात सिचुएशन ख़राब रही वो चकवाल और शेखुपुरा की रही। और अब सुनने में आ रहा है कि लाहौर में भी काफ़ी बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बारिश का मसला बना हुआ है वो बना हुआ है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों में, वो भी नाला लई में। निकासी आपके क्या मामलात हैं? मानसून बारिशों में जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे सामने वाक़यात पेश आ जाते हैं कि निकासी ना होने की वजह से बारिश का पानी नहीं निकल पाया और वो फिर सड़कें ख़राब हो रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। मानसून बारिशों में जितनी शिद्दत आ रही है वो खुला पैगाम दे रही है कि अब हुकूमत को शहरी और देही दोनों इलाकों में अपना ये जो देरीना मसला था निकासी आपका, इसको फौरी हल करना होगा, वरना यही बारिशें सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं। एंड टू द पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग, इस वक्त तक 26 जून से लेकर अब तक बारिशों के बायस अमवात की तादाद 115 से ज़ायद हो चुकी है। 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जान से जा चुके हैं। पंजाब भर में बारिशों की सूरत हाल क्या है, इस पे ज़रा हम अब अपडेट्स पे क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं रावलपिंडी, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, नाला लई की सूरत हाल बताइए, कितना फीट पानी आ चुका है और कितने फीट पे वहाँ से लोगों के इनखला का काम शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए फैसल, ये बारिशों की जो प्रेडिक्शन थी महकमा मौसमियात की जानिब से वो तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। और इसी वाले से जो ज़िले इंतजामिया की अगर हम बात करें तो
तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। तमाम इदारे, वासा, रेस्क्यू 11 या जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वगैरह की जो टीमें हैं वो तमाम के तमाम ऑन बोर्ड थे। रोजाना की बुनियाद पर बारिशों को मॉनिटर भी किया जाए। तो कल की अगर हम बात करें तो कल से रावलपिंडी शहर में थोड़ी सी जो है इस हवाले से इमरजेंसी हमने देखी थी कि टाइम बिफोर जो है यहाँ पर तैयारियां हो रही थी। प्रोडिक्शन यही थी इस हवाले से यहाँ पर चूंकि तैयारियां भी होती। और कल बारिश का सुबह से मौसम अबरालूद था, हल्की हल्की बूंदाबांदी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जारी थी। लेकिन जैसे ही तकरीबन कोई शाम 5 बजे के टाइम पे बारिश जो शुरू हुई है, तो वो जो बारिश जो शुरू हुई है जो कि ताहाल अब तक नहीं रुकी है। ये जो बारिश है मेरे ख्याल में कंटिन्यूस तकरीबन कोई अब 12 से 14, 16, 18 घंटे हो चुके हैं इस बारिश को, जो कि रावलपिंडी शहर में और इस्लामाबाद में जारी है। और अब तक तकरीबन कोई 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो रावलपिंडी शहर में रिकॉर्ड की जा चुकी है। और मेरे ख्याल में ये काफी बड़ा फिगर है। जैसे कि लाहौर में भी आपने देखा कि वहाँ पर 200 मिलीमीटर बारिश में जो है जो सैलाबी सूरत हाल थी। तो यहाँ पर इस वक्त और मुसलसल जो बारिश है वैसल वो इस वक्त हो रही है। और अगर हम बात करें नाला लई के हवाले से, तो नाला लई जो है आपको पता है कि कटारिया से लेकर गवाल मंडी तक पूरे रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद का जो पानी है वो भी इसी नाला लई के जरिए ड्रेन होता है। तो लिहाजा इसकी सफाई वगैरह जो है वो तो काफ़ी अरसे से मुसलसल जो है वो हो रही थी। और लेकिन जहाँ तक इस वक्त हम बारिश की जो कल से बारिश हो रही है उसके मुताबिक इस वक्त नाला लई में जो पानी का लेवल है वो 18 फीट तक पहुँच चुका है। जबकि 20 फीट जो है 20 फीट पर जो है इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि 20 फीट पर जो है जो अतराफ के जो रिहायशी वगैरह है उनसे जो है इलाका खाली करा लिया जाएगा। ओके, यानी कि सिर्फ 2 फीट अब रह गया है। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे रावलपिंडी से इसरार। और इससे पहले कि हम DGPDA में इरफान अली काठिया को भी शामिल गुफ्तगू करें, हम लाहौर चलते हैं। अफजाल अब्बासी हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद है। अफजाल, पिंडी में तो इस वक्त रेड अलर्ट है, लाहौर की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर आज भी बादलों की लपेट में है और PDM ने अलर्ट जारी कर रखा है कि आज के रोज़ भी जो है वो लाहौर शहर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान लाहौर शहर में जो है वो वक्फे से बारिशों का जारी रहा और यही वजह है कि लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें नुमायां तौर पर कमी भी हुई है। अब आज महकमे मौसमियात का ये कहना है कि कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ बादल बरसने का सिलसिला भी जारी रहेगा और जो अहम शाहराहें और सड़कें हैं वहाँ से वासा की जानिब से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन जो पार्क्स हैं वहाँ पर पानी ताहाल मौजूद है। मेरे कैमरामैन अगर आपको आ सकें तो मैं इस वक्त शाजमाल के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की पार्क में अभी तक जो है वो पानी मौजूद है और यहाँ से पानी जो है अभी तक निकाला नहीं जा सका। लेकिन जो अहम शाहराहें हैं, बिल्कुल ठीक है अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब ज़रा हम इसी वाले से बात कर लेते हैं कि सूरत हाल काबू में है या नहीं है, कौन कौन से इलाके, जैसे हमने चकवाल और शेखपुरा की बात की, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। हम चलते हैं DGPDA में पंजाब, इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मौसम तो सर अच्छा है इरफान साहब, लेकिन साथ ही बारिशें बड़ी शदीद हो रही हैं। ज़रा बताइएगा, ओवरनाइट हमने सुना चकवाल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, शेखपुरा में तो कल दोपहर से बारिश हो रही थी, तो इस वक्त उस पॉकेट में क्या सिचुएशन है, अलार्मिंग है, क्या किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया जी। कल रात को ये क्लाउड बस्टिंग का फिनोमेना हुआ और तकरीबन 423 मिलीमीटर बारिश चकवाल में हुई, जिसके पेश नज़र पूरे चकवाल में ये जो सिटी अर्बन फ्लडिंग का वो सबब बना। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पानी की सूरत हाल काफ़ी हद तक मामूल पे है, कोई मेजर कैजुअलिटीज़ और वो चीज़ें रिपोर्टेड नहीं है। इस वक्त जो ज़्यादा इशू बना हुआ था पिछले 4 से 6 घंटे में, वो जेहलम में ढोक बिदर के ऊपर तकरीबन 40 लोग वो पानी के अंदर फंस चुके थे, लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ही देर पहले 40 के 40 लोगों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया हुआ है। ओवरऑल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 54 डेथ्स हो गई हैं और इसी तरह 227
इंजरीज हैं जो पिछले 24 घंटों में हुई। और अगर मैं 25 जून से अब तक की इन 20 दिनों की लॉसेस की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली 103 कीमती जानों का नुकसान पंजाब में हो चुका हुआ है और 393 लोग जख्मी हुए। अब इन तमाम जो डेथ केसेस थे इनको चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे इनको कॉम्पनसेट किया जा रहा है और इसी तरह जितने भी जख्मी लोग हैं उनकी तिब्बी वो भरपूर तरीके से इंश्योर किया जा रहा है। साहब आप मुझे बता रहे थे 40 लोग फंस गए थे, ये किस जगह हुआ था और उनको अब इवैक्यूएट कर दिया गया है? जेहलम में आगे डोग बिल्दर का इलाका है जहाँ पे डेरों पे लोग यही पानी जो क्लाउड बस्टिंग हुई चकवाल और बाकी यही पानी इधर आया तो ये इसने लोगों को वहाँ पे महसूर कर लिया जी। ओके अच्छा, अब आगे की सूरत हाल क्या है? अच्छा, मैं नाला लई की ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, ऑल्दो इट्स नॉट बीइंग ओवरलुक्ड बाय पीडीएमए अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, बट स्टिल नाला लई में जो सूरत हाल है वो इस वक्त ख़तरनाक होते जा रहा है। हमारे नुमाइंदे स्टार ने भी हमें अपडेट किया है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है और किस तरह का इलाका है, ये मुझे ज़रा बताइएगा ताकि बाकी मानदा पाकिस्तान को समझने में ज़रा आसानी हो। जी, ये बिल्कुल सिटी सेंटर है और नाला लई की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। जब हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश रात से हो रही है और तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश पिंडी में भी रिकॉर्ड की गई है, इस वजह से नाला लई के जो दो क्रिटिकल पॉइंट हैं गवाल मंडी और कटारियाँ, उन दोनों के ऊपर पानी के लेवल्स बहुत ज़्यादा वो बढ़े हुए हैं। इस वक्त तकरीबन 14 फीट के करीब गवाल मंडी है, इसी तरह कटारियाँ का भी पानी, लेकिन अभी तक हमें 3 से 4 फीट की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है और थोड़ा सा भी अगर बारिश में रिस्पाइट आएगा तो इंशाल्लाह पानी इसमें नाले की फिर ये भी एक इसकी खासियत है कि ये फ़ौरन पानी रिसीडिंग ट्रेंड में आए तो फिर चीज़ें फ़ौरन ही नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई इवैक्यूएशन का या बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन पिंडी में भी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल पंजाब की बात करें, लाहौर और गिरदोनवा, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? आगे आने वाले दिनों में क्या रहेगी, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जी, ओवरऑल इस स्पेल में आज शाम तक ये बारिशें होनी हैं और आज शाम के बाद फिर 21 को दोबारा नेक्स्ट स्पेल है। तो अभी लाहौर में तो एज सच कोई बहुत बड़ी बारिश आज के दिन अभी तक नहीं है, लेकिन आज वक्फे से कहीं ये बारिश होनी है। लेकिन आज शाम से ये फिर सिस्टम वीक होगा और 21 के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट सिस्टम आ रहा है। ओके, उन इलाकों में जो दरिया के करीब हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल आज रहेगी और आने वाले दिनों में रहेगी? जी, दरियाओं में बिल्कुल पानी का बहाव बिल्कुल मामूल पे और कहीं पे कोई ऐसा सच दरियाई सैलाब का वो हमें सामना नहीं है। इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो अर्बन फ्लडिंग की है ड्यू टू मैसिव रेन्स। और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से वो शहर होंगे जहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, द अर्बन फ्लडिंग? बिल्कुल, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितना पंजाब का है इन तमाम में ये इस वक्त बारिशें फर्दर भी होंगी और इस साल की ओवरऑल प्रोडिक्शन भी, क्योंकि 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल है, तो ये जो बेल्ट है इसमें इसी तरीके से बारिशों और हमें अर्बन फ्लडिंग का सामना अगस्त के महीने में भी रहेगा। जी ठीक है, और इरफान साहब मैं चाहूँगा कि अपने मीडियम से लोगों तक भी पैगाम पहुँचाएँ हम कि वो तमाम तर अफराद जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ख़तरा है वो इंतज़ार करते हैं कि जी हुकूमत उनको कहे तो फिर वो वहाँ से मूव करें। तो ऐसे लोगों की रहनुमाई के लिए मैं चाहूँगा आप ज़रूर कुछ मैसेज उनको दें कि दे डोंट कीप वेटिंग, ऑल्दो कि वो वहाँ के नेटिव्स और उनको पता है साल से ये चीज़ें होती रहती हैं और वो एवैक्यूएट कर देते हैं, बट स्टिल वो लोग जो नहीं करते एवैक्यूएट फिर वो बाद में मसला उनके लिए बनता है। तो मैं चाहूँगा उनके लिए आप ज़रूर एक मैसेज लेके जाइए। जी बिल्कुल, मैं आपके तवज्जुह से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि क्योंकि बारहा हमारी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं और इन कैंपेन्स का मकसद सिर्फ ये है कि कीमती जानों का, जो अभी तक अगर मैंने जैसे पहले गुजारिश की पंजाब में 103 कीमती जानों का नुकसान हो चुका, अगर हम इसको इन एहतियाती तदाबीर पे अमल कर लें तो वो हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि इन बरसात के दिनों में आप खंभों, बिजली की तारों से दूर रहें, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात होते हैं, अपने आप को अनड्यू एक्सपोज ना करें बाहर। इसी तरह बच्चों को बिल्कुल वाटर बॉडीज़ में, नहरों में नहाने से वो बिल्कुल इनको रोकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितनी भी मखदूश इमारतें हैं उनमें रिहाइश इख्तियार करने से गुरेज करें ताकि कीमती जानों का नुकसान उसको अवॉइड किया जा सके। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। डीजी पेडीएमए इरफान अली काठी हमारे साथ मौजूद थे और अफजाल अब्बासी लाहौर से, जबकि इसरार हमें
रावलपिंडी से अपडेट कर रहे का बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त ये सिचुएशन है पूरे पंजाब भर में, और PDMA के मुताबिक आज शाम तक पहला सिस्टम तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा सिस्टम जो है वो भी इस वक्त एक्टिव है और वो भी हिट करने जा रहा है। दरिया के सैलाब का ख़तरा नहीं है, दरियाओं में पानी का फ्लो अकॉर्डिंग टू DG PDMA बिल्कुल ठीक है, वहाँ मसले की बात नहीं। लेकिन असल मसला जो है वो अर्बन फ्लडिंग का मसला है, और अर्बन फ्लडिंग जो शहर हैं वहाँ पे ये मसाइल हैं। लाहौर में कल हमने देखा, चकवाल शेखुपुरा में देखा, और अभी नालालई में जो है सूरत हाल जो है इस वक्त बिफर रही है, वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो रही है। लेकिन वहाँ भी कहना है लोगों का कि सिचुएशन पे नज़र रखे हुए हैं, और जैसे ही 20 फीट तक ये पानी उसके करीब पहुँचेगा तो वहाँ से भी एवैक्यूएशन होगी। आई थिंक वी हैव वन वीडियो टू शो, अगर हमारे पास वो वीडियो है तो हम उसको अगर चलाएं कि कल लाहौर में जो है वो एक ऐसा वाक़या हुआ, बारिश हुई, बारिश के बाद वहाँ पर एक मैन होल था, और उसके बाद जैसे कि हम अपने शो के मीडियम से भी कहते रहते हैं कि अगर गैर ज़रूरी आपने नहीं निकलना तो ना निकले। विल बी टेकिंग अ ब्रेक, और ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था लाहौर में, और उसके बाद दीगर स्टोरीज भी हमारे साथ कवर करने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर खुशामदीद। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगे आगाह करते रहेंगे। अभी एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि हमारी क्या गलती थी। हम तो आपकी तफरीह का सामान करने एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं। हमें क्यों मारा, हमसे हमारे भाई क्यों छीने? ये सवाल था रोते हुए माजिद अली साबरी का, जिसने अपने सगे भाई, अपने सगे भतीजे को और अपनी बाकी पूरी कवाल पार्टी को कराची से बस में बिठाया, सबका सदका दिया, दुआएं दी और कोयटा रवाना किया। लेकिन रवाना करते वक्त वो नहीं जानता था कि जिस सफ़र पे वो अपने प्यारों को रवाना कर रहे हैं उनका आखिरी सफ़र होगा। ज़रा सोचिए, कोयटा पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था, सिर्फ आधा घंटा। कोई इस फिक्र में होगा कि जल्दी पहुंचकर प्रोग्राम की तैयारी करनी है, कोई पहली बार कराची तक कोयटा मनाजिर का लुत्फ़ उठाते हुए जा रहा होगा, लेकिन नहीं मालूम था इन मुसाफिरों को कि पल भर में मंजर बदल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिनों पहले भी बलूचिस्तान में ऐसा ही तो वाक़या हुआ था। ऐसा ही तो किसी के भाई, किसी के भतीजे के भतीजे, किसी के बाप को ना हक मार दिया गया था। ऐसे ही तो कई घरानों के चूल्हे बुझा दिए गए थे। खुदा इन तमाम लोगों को गरीक़ रहमत करे जिन्हें बुज़दिल दुश्मन ने अपनी मक्कारी और अयारी से कत्ल कर दिया। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जो वावेला मचाया गया था कि महज एक सूबे से ताल्लुक़ रखने वालों को शनाख्ती कार्ड देकर मारा जाता है, अब यह गलत साबित होता जा रहा है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले अब ज़बान नहीं देख रहे, सूबा नहीं देख रहे, वो बस देख रहे हैं तो ये कि अपने आलाकारों के ज़रिए कैसे इस मुल्क के मासूमों को मौत के घाट उतारा जाए। खाक का बदहन मेरे मुंह में खाक, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम इस तमाम तर अफसोसनाक वाक़े पे और इसके रिपरकशंस पे, इसके पीछे वजूहात मुहर्रिकात पे बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई वॉन्ट टू से अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, बट जब मेरे मुल्क के किसी कोने में इस तरह की चीज़ होती है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म जो है उसकी तकलीफ़ महसूस करता है, बिल्कुल इसी तरह है। और अब तो ये तकलीफ़ ये महीनों की मामूल की बात हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ था, यहाँ पे मज़दूरों को मार दिया गया था और अब इन कवालों को मार दिया गया है। मैं इसको कनेक्ट करूँ ना करूँ, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत क्या कर रहा है वहाँ पे। ब्रिगेडियर साहब प्लीज़ टॉक मी थ्रू जो वाक़या कल हुआ है, उस पर आप कितने दिल गिरफ्तार हैं और व्हाट डू यू थिंक इसके पीछे मुहर्रिकात एंड ऑल? देखें, ये बहुत अफसोसनाक था और ये एक किस्म का हम कह सकते हैं कि बुज़दिलाना हमला था। जिस तरह आपने कहा है कि इनिशियली आइडेंटिफिकेशन के बाद किलिंग्स होती थी, उस वक्त भी एक मकसद था कि एथनिक डिवीजन पाकिस्तान के अंदर सूबों के दरमियान लड़ाई हो, पंजाबी, पश्तून, बलोच, इस तरीके से। ये देखें, आइडियाज़ कंसीव रॉ वाले करते हैं और वहीं से नैरेटिव्स आते हैं, वहीं से आइडियाज़ आते हैं, प्लानिंग वहीं से होती है। और अब ये देखें, जब हर तरफ से शिकस्त हुई और स्पेशली आप बैकग्राउंड देखें, अज़म और इससे मार्के हक में और बुनियाद महसूस में जो इनके साथ हुआ,
और देखें अभी तक दुनिया में कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अभी इनके जहाज उस कंपटीशन पे नहीं जो यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, तो उधर से भी सेटबैक्स हैं हर तरफ से। तो इसलिए इन्होंने जो हाइब्रिड वारफेयर जो स्टार्ट की है पाकिस्तान में, इसमें टेररिज्म इज वन कंपोनेंट जो ये कर रहे हैं एज ए स्टेट पॉलिसी के तौर पे, जो ये यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले मैंने कहा कि स्पेसिफिक टारगेटिंग थी, आइडेंटिफिकेशन के बाद थी, अब इतने फ्रस्ट्रेशन इनमें हो गई है तो उन्होंने अब इनडिस्क्रिमिनेट स्टार्ट किया है, इररेस्पेक्टिव कि उसकी एथनिसिटी क्या है। तो मकासद ये बिल्कुल ये है कि एक तो वो हजीमत, वो शिकस्त जो सेटबैक्स इंडियन मिलिट्री को हुई है, इंडियन गवर्नमेंट को हुई है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एवरीवेयर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, पाकिस्तान से पूछ रहे हैं आपने कैसे करके दिखाए, 11 गुना बड़े मुल्क को आपने शिकस्त दी। तो ये उस फ्रस्ट्रेशन में अब उन्होंने ये टारगेट किया। और स्पेशली देखें कि ये वो लोग थे, ये तो एक किस्म के म्यूजिशियंस थे, कवाल थे, जो कोयटा आ रहे थे और इसके बाद उनके साथ ये वाक़या उसद थे। बुनियादी मकसद क्या है? एक खौफ पैदा करना और एक पैनिक क्रिएट करना और एक खबर बनाना। देखें खबर जिस तरीके से इनके सोशल मीडिया देखें, जो रा के अकाउंट्स हैं, मेन स्ट्रीम इंडियन चैनल्स देखें, खुशियां मना रहे हैं जबकि सिविलियन लोग जहाँ पे इसमें शहीद हुए हैं। तो और फिर इसके बाद इन्वेस्टर्स को रोकना, बलूचिस्तान में ब्लीड करना, चाइनीज को टारगेट करना, ये तमाम वो मकासद हैं। और इसके बाद ये भी देखें कि पाकिस्तान की जो प्रोएक्टिव पॉलिसी रही है, स्पेशली बॉर्डर्स पे हमने देखा कि वहाँ पे हमने बॉर्डर्स को सीलिंग में कामयाब हैं। और उसमें आप देखिए इलीगल स्पेक्ट्रम को हमने रोक दिया है, जहाँ पे स्मगलिंग और पैसे बनाए जा रहे थे, वो भी एक चेक है। तो इसके बाद इनको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है, चाहे फितनुल हिंदुस्तान का वो BLF वाला ग्रुप है या BLF वाला ग्रुप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अफगानिस्तान से भी ऑपरेट कर रहे हैं और ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान से भी कर रहे हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान का अज़म है शहादतें ज़रूर, क्योंकि कामयाबी के लिए कौम की बका की खातिर शहादतें होंगी, क्योंकि दुश्मन अननोन है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट दुश्मन और दोस्त में। इनिशिएटिव होता है दहशतगर्द के पास, तो इसलिए कैजुअलिटीज होती हैं और कुर्बानियाँ होती हैं। और जिस तरीके से कल अवरान में मेजर रब नवाज शहीद हुए हैं, तो वो भी मुल्क के खातिर उन्होंने कुर्बानी दी है। तो ये कुर्बानियाँ जारी रहेंगी, लेकिन ताहम ये आज़म है, ये फाइनली इनका कला कमा होके रहेगा। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान आर्मी की थिंकिंग। आपने मेजर रब नवाज शहीद की बात की, ही वाज एन एक्वेंटेंस सर, तो आई कैन फील इट्स नॉट कि जी सिर्फ आप जानने वालों के लिए फील करें, हमारे मुल्क का हर सिपाही या हर शख्स जो शहीद होता है उसका गम है हमारे दिलों में। मेजर रब नवाज वाज एन एक्वेंटेंस एंड आई फील वेरी वेरी सैड दुनिया को ये बताते हुए भी। खैर, अच्छा अब सर इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने ये बात की कि जब से ये बॉर्डर सील हुए हैं, इनका नान नफ़का बंद किया है, इनकी हरकतें जो हैं महदूद की हैं, तब से इनमें इन चीज़ों में तेज़ी आ रही। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान को बताइए कि वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद हमने ख़ास तौर पे इस इलाके पे जो तवज्जो देना शुरू की है और यहाँ से जो हमने बॉर्डर पे मज़ीद कड़ी निगाह करना शुरू की, उसके बाद ये मज़ीद फड़फड़ा रहे हैं और फड़फड़ाते हुए ये वाक़यात हो रहे हैं। देखें जी, अब वो वक्त गुजर गया है कि जो 5 से 10 साल पहले था, 5 साल पहले था। अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी है या फ्रंटियर कोर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो इक्विप्ड हैं। हर चीज़ मॉनिटर अभी हो रही है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से दहशतगर्द पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, मार के हक में हमने 72 वहाँ पे मारे। उसके बाद पिछले हफ्ते में नॉर्थ वजीरिस्तान में इसी तरीके से 30 मारे। सो एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड, सारा कुछ है। हमारी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी है, हमारा इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सारा में रोल है। और इसके तो इनको बहुत तकलीफ हुई। देखे बॉर्डर्स में अभी हमने देखे 1 डॉक्यूमेंट रेजिम लेके आए हैं, उसमें इंश्योर किया है कि इसके आगे कोई बात नहीं होगी। आपने इलीगल अफगान्स को भी यहाँ से डिपोर्ट किया, जो इनमें से कुछ ऐसे फैसिलिटेटर्स और सपोर्टर्स भी थे या शेल्टर देते थे लोगों को, वो है। फिर स्मगलिंग बंद हुई है। देखें जिस तरीके से वहाँ से अब देखें जितने कंटेनर्स आते हैं कराची से, जब वो निकलते हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वो सारे पाकिस्तान में खुल जाते हैं, पाकिस्तान के मार्केट्स में आ जाते हैं।
और बिलियंस ऑफ रुपीस के पाकिस्तान को लॉस। इवन जो अफगानिस्तान चले भी जाते हैं, से फॉर एग्जांपल कोयटा चमन से वो क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर पे वेश मंडी है, वहां जाके खुलते हैं, वहां से दोबारा स्मगल होके आते थे। तो उस पर भी एक कड़ी निगरानी हो रही है। और इसी तरह ईरान से आपको पता है ऑयल, वहां से जो फ्यूल है वहां से स्मगल होता था, और वो जो एक सिस्टम है उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो स्मगलिंग थी उस पर भी कंट्रोल है। सो ये ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए थे। और फिर देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्लैरिटी थी एज फार एज जब अफगानिस्तान की पॉलिसी थी, तो उन्होंने एक वाज़ेह पॉलिसी आज से जब वो चीफ बने तो उन्होंने दिया। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई कि एक पाकिस्तानी की जो जिंदगी है इज इम्पोर्टेंट देन द रिलेशन विद एनी कंट्री, तो उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। और सेकंड बात ये भी देखें कि एक ये भी कहा गया है कि ये पाकिस्तान कोई फ्यूचर में अपॉलॉजीज नहीं करेगा, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट नहीं होगी, वी विल बिकम एन हॉट स्टेट। और अभी हम एक हॉट स्टेट बन गए हैं। सो अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट कर रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट टॉप पे है, सॉवरेनिटी आपकी टॉप पे है, आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपकी टॉप पे है। दैट्स वाई हमने मार्के हक में बुनियाद महसूस में जिसने वायलेट किया हम उनको सबक भी सिखाया। सो दैट इज द अप्रोच है। हम तवक्को अभी भी करते हैं कि वो कि जो भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ताने बाने ईरान से भी मिलते हैं, अफगानिस्तान से भी मिलते हैं, और हमें अभी उम्मीद है कि जिस तरीके से अब रिसेंटली हम पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, हम उनके साथ खड़े रहे पॉलिटिकली मॉरली, वो उस पर करेंगे। और अफगानिस्तान से भी हमारी तवक्को है, जिसमें चीन का भी एक बड़ा कलीदी किरदार है कि उसमें पॉजिटिव तौर पे एक अपना किरदार अदा। ब्रिगेडियर साहब, एज आई एम टॉकिंग टू यू आई जस्ट लुक एट द मैप, और आप भी इस टेरेन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कल्लात से कोयटा सर 2 घंटे 10 मिनट है इफ़ यू गो ऑन 100 किलोमीटर पर आवर, और मस्तूंग फिर आता है बीच में, मस्तूंग से बस 1 घंटा रह जाता है। क्लेम जो कर रहे हैं, जो बच गए हैं लोग, जो गमगीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ आधा घंटा दूर थे। तो इट मीन्स कि ये कल्लात मस्तूंग को क्रॉस कर दिया था। कल्लात मस्तूंग को क्रॉस करने का मतलब ये है कि क्योंकि ये जो कोयटा से कराची की बीच में कटी है, उसमें कई जगह पे एफसीज हैं, कई जगह पे दीगर चेक पोस्टें हैं, बट जब आप कोयटा से सिर्फ आधे घंटे दूर रह जाते हैं, दिस मीन्स कि अब आप सिविलियन सिक्योरिटी के हिसार में आते जा रहे हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसका मतलब यह है कि हमने इस तरह की मुतादिद वाक़यात देखे हैं जहाँ पे पुलिसिंग जो है ना वो इस वक्त सबसे अहम, और बलूचिस्तान का सबसे अहम मसला, पुलिस इज़ द फ्रंट लाइन फोर्स, पुलिस सबसे ज़्यादा सामने होती है, और सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान का। सो डू यू थिंक नाउ इट्स द टाइम कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें कि भाई ये ठीक है कि इस पूरी शाहरा पे मुतादिद जो है चेक पोस्ट हैं, हर घड़ी मुस्तैद हैं यहाँ के जवान, और कोई चीज़ इधर से उधर हो नहीं सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू द सिविलियन बॉर्डर लाइन, तो वहाँ पे पुलिसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अहमियत पर जोर देना अब वक्त की ज़रूरत है। ये फैसल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, ये आज की बात नहीं है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली बलूचिस्तान की हम बात करते हैं कि वहाँ पे कंसेप्ट है ए एंड बी एरियाज। तो 84% ऑफ बलूचिस्तान इज बी एरिया। इसका मतलब ये बी एरिया इज अंडर लेवीज, वहाँ पे पुलिस का अमल दखल कोई नहीं है। 83,000 टोटल स्ट्रेंथ है लेवीज और पुलिस की, जबकि इनका बजट 90 अरब रुपए है। और देखें, लेवीज जब आती है 60% लेवीज दे आर नॉन ऑपरेशनल, जो 40% है उसमें मेजॉरिटी वो आइदर नवाब के साथ है, सरदार के साथ है। सिंस इंडक्शन कबायली बुनियादों पर ये करते रहे, कि कंसेप्ट जो अंग्रेजों ने दिया तो उसी पे सिस्टम में चलते रहे। हमने पास में देखा है बारखान में, रखनी में, जहाँ पे जब पैसेंजर बसों पे वाकयात हुए, लेवीज की पोस्टें नजदीक तरीन थी, बट दे डिड नॉट रिएक्ट। ये एफसी आई जब उनको इत्तला मिली, तो ये हालात है। दैट्स वाई कि अब बड़ी सख्त रिक्वायरमेंट है कि लेवीज को मुकम्मल, जिस तरह ए एरिया देखे 2003 में बी को ए कर दिया गया था, लेकिन 2006 में बलूचिस्तान असेंबली ने इसको रिवर्स कर दिया दोबारा। ये क्योंकि इंटरेस्ट था नवाबों का, सरदारों का, दैट्स वाई अनफॉर्चुनेटली हुआ। सो अब देखें कि फिर ये लेवीज होती है डीसी के अंडर। अब डीसी के पास वो नहीं है कि ऑपरेशनली वो डिप्लॉयमेंट कर सके, उनका काम है ही नहीं है। तो वो ये मसाइल थे।
और अभी आप देखें कि उससे बड़ा मसला हुआ, तो सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि एक तो फौरन इनको खत्म करके ए एरियाज करें और लेवीज को पुलिस में राइट। काम कर दें और एक मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंट डिसीजन लिया है, देखिए एक लैंडमार्क मूव है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैं समझता हूँ, जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी को यस, उन्होंने फेडरल कांस्टेबलर बनाया, तो उससे ये देखें कि एक फेडरेशन में एक नई फोर्स भी आ गई है, की भी डिप्लॉयमेंट होगी बिल्कुल और ठीक है। बलूचिस्तान में हमें यकीनन लेवीज को रिस्ट्रक्चर करना होगा और पुलिस रिस्ट्रक्चर में करना लाना होगा होगा। ताकि इस तरह और के फिर देखें वाक़यात असल बार में हर बार जो है ना हो। ब्रिगेडियर साहब, वक्त की कमी है बट थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया है और बहुत ही अहम वक्त पे पॉइंट आया है कि जहां एक जानिब इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हमें न सिर्फ दहशतगर्दों की सरकोबी करने की ज़रूरत है, जो कि हम कर भी रहे हैं, हमारे जर्री जवान कर भी रहे हैं, बल्कि हमें अपनी जो इंटरनल पुलिस फोर्स है उसको मज़ीद मजबूत से मजबूत तर करते जाना है। रिमेंबर के इंटरनल इंटेलिजेंस पुलिस सब कुछ जानती है। हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक अहम खबर दें और वो ये कि पाकिस्तान बिठा रहा है धाक, और वो धाक बिठाया उसने बरतानिया में। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 C-130 बरतानिया पहुँचे हैं और आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। आपको ये बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े फ़ौजी एयर शो में पाकिस्तान ने नुमाइंदगी करनी है और शानदार नुमाइंदगी पाकिस्तान कर रहा है, जो ये एज़ाज़ की बात है। इस वक्त आप देख रहे हैं JF-17 ब्लॉक 3 और उसकी परवाज़ के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे, और इसके साथ साथ जो C-130 है दैट्स वन ऑफ इट्स काइंड, और उसको उकाब की जो है वो शक्ल भी दी गई है। सलमान अवान नुमाइंदे ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, प्लीज़ आगा कीजिए। बिल्कुल, आपने देखा कि इस्लामाबाद में तो इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन बरतानिया में जहां पर ये तैयारे पहुंचे हैं वहां पर इनका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की जो हालिया कशीदगी है उसके पस मंजर में पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 और उसके साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का बड़ा जबरदस्त अंदाज के अंदर वहां पर खैर मकदम भी किया गया। ये दोनों तैयारे पाकिस्तान से परवाज कर पहुंचे हैं और खासतौर पर मैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बात करूं तो दौरान परवाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट का वंस अगेन मुजाहरा किया है और दौरान परवाज इन तैयारों को रिफ्यूल किया गया। इल्यूशन 78 टैंकर तैयारे की मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको रिफ्यूल किया और उसके बाद ये डायरेक्ट फ्लाइट करके पाकिस्तान से पहुंचे हैं बरतानिया, जो कि जाहिर करता है कि JF-17 थंडर जो है वो एक मुकम्मल तौर पर लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट कैपेबल तैयारा है। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो हालिया कशीदगी थी उसमें JF-17 थंडर ने एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है, ना सिर्फ ऑपरेशन के दौरान बल्कि जो ऑपरेशन जानू मरसूस था उसके दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसी JF-17 थंडर की मदद से अपना जो हाइपरसोनिक वेपन है उसके साथ इंडिया का S-400 भी तबाह किया था। तो इसलिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर पूरी दुनिया की नजर है और खासतौर पर ये जो रॉयल इंटरनेशनल टैटू शो है ये दुनिया का अपनी नौयत का बहुत बड़ा टैटू शो तस्वुर किया जाता है। और उसके अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस कदर खूबसूरती से बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर अपने तैयारों को तैयार किया, उनकी स्पेशल लिवरी डिजाइन की। और खासतौर पर C-130 जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज है। नंबर 6 स्क्वाड्रन से ये ताल्लुक रखने वाला C-130 है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इस्लामाबाद के अंदर नूर खान बेस है वहां पर मुतय्यन की स्क्वाड्रन है और उसके तैयारे पहुंचा है वहां पर बरतानिया में C-130। और उसकी जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि उकाब की तर्ज कर इसके ऊपर जो लिवरी है वो बनाई गई है वो बहुत खूबसूरत है, पूरी दुनिया की इस वक्त तवज्जो का मरकज बन रही है। एब्सोल्युटली सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। और एक तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के ये शानदार मनाजिर भी है और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम तो एक ब्रेक ले रहे हैं, बट ब्रेक पे जाते जाते हम आपको ये मनाजिर दोबारा दिखाते हैं। एक तो JF-17 थंडर, उसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, और उसके साथ साथ जो C-130 है स्क्वाड्रन 6 का, जो कि एक नहायत महफूज जहाज़ और एक बहुत ही मल्टी टास्कर जहाज़ है। हम आपको दिखाते हैं कि किस खूबसूरती से उसको सजाया गया है, जैसे कि इकबाल के शाहीन और उसकी डिपिक्शन पे एक शाहीन जो है उसकी मॉडिफाई कर दिया गया C-130 को, ताकि दुश्मन पे धाक बनी रहे और पाकिस्तान का नाम फिजाओं में यूं ही ऊंचा होता रहे। एक ब्रेक ले रहे हैं, प्लीज़ सी द विजुअल्स। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। और प्रोग्राम का सेकेंड हाफ, और वो भी उसका आगाज़ अच्छी खबर से, और वो ये कि PIA एक बार फिर बरतानिया की फ़िज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई कंपनीज़ पर बरतानवी पाबंदियों के खात्मे के हवाले से
कौमी एयरलाइन का एलामिया जारी कर दिया गया है। यूके एयर सेफ्टी कमेटी ने पाबंदी उठाने का फैसला एविएशन सेफ्टी में बेहतरी पर किया और इस पे यह भी कहा जा रहा है कि बरतानवी पाबंदियों का खात्मा पीआईए की फिजाई हिफाजती मयार की सनद है। अब इस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खुश हैं, निहाल हैं। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में इज़हार तशक्कुर करते हुआ कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पीआईए की बरतानवी फिजाई हुदूद में वापसी हो चुकी है। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली के साथ पाकिस्तान फातेह ठहरा और इसके बाद बरतानिया के लिए जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो भी जल्द शुरू होने जा रही हैं और जेन मैरियट जो है उनका बयान बड़ा ही खुशाइंदे इस हवाले से, वो बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो आई एम रियली एक्साइटेड और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से बरतानिया का सफ़र करूँ। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ साहब। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो न सिर्फ पीआईए को बल्कि पूरी कौम को। ये इतनी सिग्निफिकेंट है, देखने वालों के लिए सिर्फ शायद ये खबर है कि जी 3 परवाज़ें बहाल हो जाएंगी और बड़ी अच्छी है, बट पीछे इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज़। मैं जानना चाहूँगा कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक वक्त में जब ये बैन हुआ था और मैं वो आई डोंट वांट टू ब्रिंग इन द पॉलिटिकल साइड इनटू इट, बट जिस तरीके से पीआईए को बहुत पीछे धकेलने की कोशिश की गई थी, आप लोगों की मेहनत से यहाँ तक लेकर आए हैं कि अब बरतानिया के लिए परवाज़ें खुलने वाली हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। इनफैक्ट शायद मैं पूरा पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है, बिकॉज जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा, ये इस तरह ये जो ऑडिट है और जो ऑडिट का रिजल्ट है और जिस तरीके से लोग अब कॉन्फिडेंस अपना शो कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र करना चाहते हैं, ये पूरे पाकिस्तानी सिविल हवाबाजी के लिए एक सनद है, एक सर्टिफिकेट है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम एविएशन के प्लेयर्स दुनिया के सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स और दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ 100% कंप्लाइंट है। हमें समझना ये पड़ेगा, जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली 5 साल और 15 दिन के अरसे पर मुहैया की पाबंदी थी। इस पाबंदी को लगाना एक बड़ा फैसला था, एक सख्त फैसला था, बिकॉज पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तानियों की बहुत एक कसीर तादाद यूरोप और बरतानिया दोनों में मुकीम है। तो ये एक ऑब्वियसली एक सख्त फैसला था, एक अनपॉपुलर फैसला था, लेकिन उन्होंने फ़िज़ाई हिफाजत के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये फैसला लिया। इस फैसले को रिवोक करना या इस फैसले का खात्मा पिछले फैसले से ज़्यादा बड़ा फैसला था, बिकॉज उन्होंने अब उस अपनी पुरानी चीज़ को भी जस्टिफाई करना था और उन्होंने इस बात के ऊपर 100% श्योरिटी लेनी थी कि किसी किस्म का जो उनकी इनिशियल तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका 100% खात्मा हो गया और अब पाकिस्तान जो है वो तकरीबन दुनिया की जो बेस्ट तरीन प्रैक्टिसेस है, चाहे वो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी है या यूके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या यूएसए की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम के जो सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ 100% कंप्लाइंट। तो 5 साल का मेहनत, वेव आफ्टर वेव ऑडिट्स, वैलिडेशन, कंप्लायंसेस, उनकी टीम्स के विजिट, ऑनलाइन ऑडिट्स, रिस्क असेसमेंट के ऊपर उनका जो तमाम वर्किंग थी, इन तमाम चीज़ों से कंप्लाई करके आज आप इस जगह के ऊपर पहुंचे। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था, पूरा पाकिस्तान इस बात के ऊपर बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब देखिए पूरा पाकिस्तान अब इस चीज़ का भी वेट कर रहा है कि ये स्टार्ट कब से होंगी, ऑपरेशनल कब से होंगी। एक तो ये और सिर्फ पीआईए को नहीं इसका मिला है ना, ये बाकी एयरलाइंस भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये प्रोसीजर बताइएगा। अच्छा जी, अब तरीकाकार ये है कि पाबंदी ख़त्म हो गई, परमिशंस मिल गई, अब आप फॉर्मली आप अप्लाई करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के ऊपर, उनके पास स्लॉट्स फाइल करते हैं। स्लॉट फाइल करने का मतलब ये है कि आप उनको बताते हैं कि जी ये मेरा शेड्यूल होगा, फलाने टाइम पे अराइवल होगा, फलाने टाइम पे डिपार्चर होगा, ये डेज ऑफ ऑपरेशन होंगे, इस एयरक्राफ्ट के जरिए हम ऑपरेट करेंगे। ये हमने कल ही कर ली थी, गुज़िश्ता रोज़ ही परमिशन की फ़ौरन बाद हमने कर ली थी, बिकॉज हम तो पिछले 2-3 महीने से इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर हमें फॉर्मल या जो जिसको कहते हैं कि हतमी इजाज़तनामा हमें मिल जाएगा। तो हमारा मंसूबा ये है कि अगस्त के वस्त से हम जो है इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के रूट के ऊपर हफ्तावार 3 परवाज़ों के साथ अपने ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात है कि सिर्फ पीआई के ऊपर नहीं है, कल एक जगह के ऊपर ये बात हुई तो बड़े लोग महसूस हुए
पीआईए जो है पाकिस्तान के अंदर हवाबाजी के अंदर सबका बड़ा भाई है, इसलिए बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैरियर है। ओके, दुनिया के तकरीबन हर जगह के ऊपर पाकिस्तान का नेटवर्क है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन भी सामने आए और इतना बड़े सेक्टर को एक्सप्लॉइट करें, बजाय ये कि हम पीआईए अपना हिस्सा अदा करें और बाकी सारे के सारा सेक्टर जो है वो अब दीगर एयरलाइनों के लिए छोड़ दें। पाकिस्तानी एयरलाइंस को भी अब हिम्मत करनी चाहिए और उनको भी बतानी है कि अपनी परवाज़ों का आगाज़ करना चाहिए, ताकि ये सेक्टर है और ये हम सब के लिए, यानी 16 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे मुकीम है और 16 लाख पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जिसको मेरे ख्याल में सबको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं कि उनको अच्छी सर्विस मिले, उनको बराह रास्त परवाज़ों का उनके साथ कनेक्शन हो पाकिस्तान के साथ, वो चंद घंटों के मुसाफत के अंदर बजाय वाया पॉइंट्स के ऊपर और 2-3 घंटे दूसरे एयरपोर्ट्स के ऊपर ख्वार होने के, वो सीधा बराह रास्त अपने मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। वो कंफर्टेबली अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों को, अपने बीवी बच्चों को वो भिजवा सकते हैं बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी तरद्दुद के। सो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन और सबको जो है वो इसके अंदर एग्रेसिवली आगे आना चाहिए और यहाँ पे फ्लाइटें डालनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये भी अच्छी बात है कि मैनचेस्टर, जिसको लिटिल पाकिस्तान ऑब्वियसली कहते हैं, वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स का अच्छा इसमें मुझे थोड़ा सा ये भी ज़रा बताइएगा ताकि हम बाकी मानदा पाकिस्तान को बता सकें कि जब एक आम आदमी यहाँ से फ़्लाइट पकड़ रहा होता है बरतानिया की, उसका स्टॉप ओवर, उसका ले ओवर, फिर फ़्लाइट चेंज एंड ऑल, उसमें कितने घंटे लग जाते थे और डायरेक्ट फ़्लाइट में कितना वक्त बचेगा, एक तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले। अच्छा जी, डायरेक्ट परवाज़ जो है इस्लामाबाद से मैनचेस्टर मेरे ख्याल में कोई 7.25 घंटे की है और शेड्यूल इस तरीके का है कि आप हम अक्सर कहते हैं कि नाश्ता आप अपने घर पे करें और उसके बाद आप आराम से एयरपोर्ट आ जाएं और आप सफ़र करें और आप दोपहर के वक्त आप वहाँ पे पहुँच जाएं, तो आपको लगता ही नहीं है कि आपका दिन ज़ाया हुआ। भले ही 8 घंटे हैं, लेकिन आप यही समझते हैं कि जी आप दिन के अंदर ही पहुँच गए, तो कोई आपने कोई लंबा सफ़र किया नहीं। वापसी के सफ़र भी इसी तरीके से है कि रात को आप 7 बजे के करीब वहाँ से 7 या 8 बजे डिपार्चर होता है हमारी परवाज़ का। सुबह यहाँ पे 6 बजे फजर के टाइम पे या नाश्ते से पहले आप पाकिस्तान अपने वतन पहुँचे हुए होते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सफ़र है। जब आप वाया पॉइंट्स की तरफ जाते हैं तो मिनिमम 12 और एवरेज 14 से 15 घंटे का सफ़र लगता है और उसके अलावा वो जो 2-3 घंटे की कोफ्त होती है कि आप उतरते हैं जहाज़ से या उसके बाद आप वहाँ पे टर्मिनल चेंज करते हैं, 1-1.5 किलोमीटर लंबी वॉक होती है, अपना सामान लेके, अपना हैंड बैग एंड हैंड ट्रॉली लेके आप दूसरा टर्मिनल ढूंढते फिरते हैं और फिर वहाँ से अगली फ्लाइट पे चढ़ के जाते हैं। तो जो डायरेक्ट फ्लाइट की कन्वीनियंस है, दिस इज लाइक नथिंग एल्स, ये नन अदर इन द सेंस के उसका जो एडवांटेज ही बहुत बड़ा है, उसकी कन्वीनियंस ही बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपकी बात से मुझे ना वो 63 साल पुराना रिकॉर्ड भी याद आ गया, विच स्टिल इज़ विद पीआईए। 6 घंटे 43 मिनट 51 सेकंड्स में हीथ्रो एयरपोर्ट का हमने यहाँ से पाकिस्तान से मुकम्मल किया था। सो दिस इज़ अभी तक ये कायम है और 8 घंटे में अगर कोई पाकिस्तानी इंग्लैंड पहुँच रहा है तो ये बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सर ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि जेन मेरिट ने भी कहा कि भाई लोगों के जो तबादले हैं, ख़ानदानों का मिलाप, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये दिस इज़ वन एस्पेक्ट। लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कितनी अच्छी है, हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है वहाँ पे और बिज़नेस कम्युनिटी का भी, और अगर उनको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं होगी। देखिए, एक और बात हमें जो समझनी चाहिए वो यही कि कार्गो का बहुत एक अच्छा पोटेंशियल होता है डायरेक्ट फ्लाइट के ऊपर। इस टाइम पे पाकिस्तान का मैंगो जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया के अंदर और वो मैंगो की शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा स्पॉइल होने का चांस होता है कि अगर आप उनको वाया गल्फ पॉइंट्स पे जाएं। तो ये कि वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब है, दूसरा ये कि ओपन एयर जब कार्गो होता है तो मैंगो की राइपिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अब डायरेक्ट परवाज़ों के ज़रिए आप बड़े आराम से मैंगो की शिपमेंट्स जो है वो यूरोप और यूके भिजवा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी मसनूआत की बहुत बड़ी मंडी है। उसके अलावा पाकिस्तान बहुत अच्छा सर्जिकल गुड्स एक्सपोर्ट करता है, सियालकोट उसका हब है। उसके अलावा टेक्सटाइल यहाँ पे जो जाती है, तो कहने का मकसद उसके ऊपर ये है कि वो बिजनेस कम्युनिटीज जिनको अपने सप्लाई चेन के अंदर या जिनको अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट के एक्सपोर्ट के अंदर उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, उनको अपनी शिपमेंट से मुतल्लिक एप्रीहेंशन थी, वो भी अब पीआई के जरिए से ये काम कर सके हैं। जिस तरह आपने कहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी का ट्रैवल है, जो कन्वीनियंस है, वो तो अपनी जगह के ऊपर। तो ओवरऑल कहीं भी जब किसी भी दो मुल्कों के दरमियान एक डायरेक्ट बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू होता है या फ्लाइट कनेक्शन शुरू होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है दोनों मुल्कों के लिए। ताल्लुकात भी उससे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं
जो लोगों के माबैन ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली उसके साथ निकलती है। एब्सोल्युटली। एंड मेस में एक और चीज़, ऑल्दो वी नो के टिकट्स आर ऑन द एक्सपेंसिव साइड, ये तो कहने की बात ही नहीं है, बट कितना फ़र्क आता है अगर हम डायरेक्ट फ़्लाइट की एक टिकट लें और अगर हम लेओवर्स की टिकट लें, तो उसमें कितना फ़र्क होगा अंदाज़न? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि पीआई के अंदर हमने ये क्लियर कट डिसीजन है कि जी हमने एक्सप्लॉइट नहीं करना किसी। तो उस हिसाब से जो लोग अभी जिस तरह हमारी बराह रास्त परवाज़ें शुरू हुई थी पेरिस के लिए, और जो लोग पेरिस पे परवाज़ करते हैं वो ये बात को इसको वेरीफाई करेंगे कि पीआई ने अपना जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रखा। इसीलिए मैंने परवाज़ों के ऊपर खुद मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पहले 15-16 घंटे की ख्वारी की वजह से या टिकट की ज़्यादा प्राइसेस की वजह से पाकिस्तान 2 साल में आते थे, मैंने उनको देखा है कि वो वीकेंड के ऊपर भी आजकल ट्रैवल कर रहे हैं कि 400-500 यूरो का वो टिकट लेके वो आराम से ट्रैवल कर जाते हैं और 2 या 3 दिन बाद वो वापस पहुंच जाते हैं। यही सूरत हाल हम यूके के ऊपर भी रखने के लिए हमने एक फैसला किया हुआ है कि हमने फेयर ज़्यादा नहीं रखते। हमने जो है पाकिस्तानियों को एक अच्छी, बेहतरीन और अफोर्डेबल हमने जो है वो सर्विस उनको मुहैया करनी है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली चूँकि फ्लाइंग टाइम कम है, चूँकि हमने डायरेक्ट वहाँ पे परवाज़ करके जाना है, तो हमारा जो फेयर होगा वो उन एयरलाइन से जिन्होंने 15-14-15 घंटे आपको सफ़र करवाना है, उनसे डेफिनेटली कम होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फेयर्स का दारोमदार सीज़नैलिटी पे बहुत ज़्यादा होता है कि जब लोड ज़्यादा होता है तो फेयर्स ऊपर चले जाते हैं, जब फ्लाइट का प्रोफाइल बढ़ जाता है इन द सेंस कि अगर परवाज़ें अभी फॉर एग्जांपल मैं बार-बार मिसाल पेरिस की इस वजह से दूँगा बिकॉज़ वो काफ़ी रिलेटेबल सेक्टर है इसके लिए, कि पेरिस के ऊपर 10 जनवरी 2025 से हमारा आगाज़ हुआ था और अभी तक हमारी परवाज़ें जो हैं वो भरी हुई हैं। उनके लोड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो जब फ्लाइट प्रोफाइल अच्छी होती है तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा फेयर ऊपर होता है। लेकिन अदर देन दैट जो स्टार्टिंग फेयर है वो तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और वो लोग जो जैसी परवाज़ें लगेंगी, वो जब फेयर जब देखेंगे पीआई का तो वो खुद इस बात को बोलेंगे कि ये बहुत एक आला सर्विस भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा फेयर भी है। हाँ, और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, व्हेन वी टॉक अबाउट के इसका ऑडिट हुआ और ये सारी चीज़ें, मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा-सा बताइए क्या-क्या चीज़ें थीं जिनकी वजह से ये बैन लगाया गया था? क्या फ़्लाइट सेफ्टी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई गई थी और फिर उनको आपने एड्रेस किया, यानी कि अब वो चीज़ें दोबारा नहीं होंगी? मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करते जाइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। ज़्यादातर इनका जो मग़रबी एजेंसीज़ हैं, इनका जो सबसे बड़ा फ़ोकस होता है, वो रिस्क असेसमेंट के ऊपर होता है या डेटा एनालिसिस के ऊपर होता है। रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने हर फ्लाइट का डेटा निकाला हुआ है और उसको कोई ना कोई बैठ के मॉनिटर कर रहा है सिस्टम के थ्रू। ये नहीं है कि जी मेरी कोई जानने वाले की फ्लाइट लगी हुई है या मेरा दोस्त अगर क्रू लगा हुआ है तो मैं उसको नज़रअंदाज कर दूँ। अगर सिस्टम के थ्रू डेटा की मॉनिटरिंग हो रही है, वो ट्रेंड्स निकाल रहा है, तो आप रिस्क असेस कर लेते हैं। राइट। कोई मसला क्रिएट होने से पहले-पहले। तो उनका जो बुनियादी कंसर्न था, जहाँ से पूरा मेन चीज़ शुरू हुई थी, वो तो ये था कि जी पाकिस्तान के अंदर एक इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और रिस्क असेसमेंट का एक पूरा बंदोबस्त होना चाहिए और सही। उसके ऊपर पाकिस्तान काफ़ी हद तक काम कर भी रहा था। लेकिन ये इतनी सख्त मामला नहीं था कि जिसके ऊपर वो पाबंदी का इतलाक करते थे। उनको फिर जब वो पायलट लाइसेंस वाला पूरा स्कैंडल आया और उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हुए कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो पायलट्स का लाइसेंसिंग का पूरा मैकेनिज़्म है, वो इतना ज़्यादा सस्पिशियस है, ये डूबियस है कि आप जो है पता नहीं पायलट जो है वो सही तरीके से लाइसेंस ले पा भी रहे हैं या पायलट जो है वो सही तरीके से बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला साहब, लेकिन तो अब उसकी हाँ, वजह से लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वक्त की कमी है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको एक बार फिर मुबारक, पाकिस्तान के एयरलाइंस को एक बार फिर मुबारक, और वो तमाम तर लोग जिनके प्यारे यूके में मुकीम हैं उनके लिए अच्छी खबर। वो तमाम तर लोग जो अपने प्यारों से पाकिस्तान मिलने आना चाहते हैं, वो तमाम तर बिज़नेस कम्युनिटी जो जिनका स्टेक है, बिज़नेस स्टेक है यूके में और यूके वालों का यहाँ पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त खबर हो ये कि अब हफ्तावार 3 परवाज़ें चलने जा रही हैं जनाब, डायरेक्ट, वो भी, और 8-9 घंटे में आपका सामान और आप ख़ुद कराची से हीथ्रो पहुंच जाएंगे। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये भी बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि एक जानब तो पाकिस्तान की एयरलाइंस दे आर डूइंग गुड, बट इंडियन एयरलाइंस की जो हशर है वो आपके सबके सामने है। बाय नो वे वी आर कंपेयरिंग इट, लेकिन जो अफसोसनाक हादसा हुआ था जिसमें 270 से शायद जाने गई थी भारत में, अहमदाबाद जो हादसा हुआ था, उसका ज़िम्मेदार, अब ये रिपोर्ट सामने आई है अमरीकी इदारों की जानिब से कि उसका ज़िम्मेदार पायलट था
और उसमें सिचुएशन ये सामने आई है कि जो इंजन स्विच थे उनको कट ऑफ कर दिया गया था। बाद में ब्लैक बॉक्स जो है उसमें भी रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें पायलट एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आपने कट ऑफ क्यों किया, जिसपे फिर दूसरे पायलट ने कहा जी मैंने नहीं किया। सो अब उसका जिम्मेदार जो है वो पायलट को करार दे दिया गया और इस अफसोसनाक वाक़े में बहुत सी मासूम जानें गई थी। जिस हॉस्टल पे वो गिरा था उस हॉस्टल में जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो भी इस हादसे में जान से गए थे। तो ये सारे सिचुएशन आपके सामने है। जब भी कोई फ़िज़ाई हादसा होता है आर हार्ट क्राइज, और हम यही दुआ करते हैं कि जब भी कोई अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकले वो सेफली वहाँ पे पहुँचे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने गोइंग टू टेक अ ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। बहुत सारे गेस्ट हैं हमारे पास और कुछ वेदर की अपडेट्स भी हैं, वो भी आपको लाजमी देनी है। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। न सिर्फ आपने ये सुना होगा बल्कि अपने इर्द गिर्द कई बार ये मुशाहिदा भी किया होगा कि करे कोई भरे कोई, यानी जुर्म किसी और का होता है, खमियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है और कई बार तो किसी अपने को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि दुनिया की एक ऐसी मुनफरिद NGO है जो पाकिस्तान भर में इतना मुनफरिद समाजी काम करे जिससे ना सिर्फ क्राइम की शरह में कमी वाक़ हो रही बल्कि माशरे की तामीर और तरक्की के लिए इदारा अपनी मिसाल आप है। जुर्म से तो जो नफ़रत करता है मगर मुजरिम से नहीं। ये इदारा और उसके करता धरता ये नहीं चाहते कि किसी मुजरिम का बेटा भी मुजरिम ही बने, जो ये नहीं चाहते कि किसी मुजरिम के बच्चों को उसके कर्मों की सज़ा मिले। ये इदारा मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकब अफराद के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मिसाली काम कर रहा है और उनकी स्कूलिंग से लेकर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक माली और अखलाकी ताउन करके उन्हें माशरे का एक बेहतरीन किरदार बनाने का बीड़ा उठाए हुए है। ये इदारा है तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन। इसके चेयरमैन प्रोफेसर मेराज सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ये बताइए कि ये जो काम कर रहा है आपका इदारा कब से कर रहा है, अब तक कितनी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं? देखिए, एक्चुअली तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशंस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो 97 से हमने पाकिस्तान पे, इसका मकसद 100% लिटरेट पाकिस्तान बनाने की एक कोशिश थी। जब पाकिस्तान पढ़ा लिखा होगा, किसी भी मुल्क के तरक्की के लिए, उसके इस्तकामत के लिए, उसकी मजबूती के लिए तालीम याफ्ता कौम और यूथ का होना ज़रूरी है। इस वजह से कई प्रोजेक्ट्स पे हैं, लेकिन 2025 में जो पिछले 10 सालों से रिसर्च R&D थी हमारी, कि सही मालूम में हम जब तक मुल्क के अंदर पीस नहीं आएगा, अमन नहीं होगा, तो आप बच्चे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये था कि जो लोग मुजरिम थे, सज़ा याफ्ता कैदी थे, एक तो उन्होंने अपने जुर्म की सज़ा आइनी तौर पर जेल में वो ले रहे होते थे, लेकिन रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा सज़ा जो मिलती थी वो उनके बच्चों को और उनके अहल खाना को मिलती थी। एक तो माशरा उनसे नफरत करता था, इवन वो जो हैंडलर था, अगर कोई मनशियात फ़रोश था उसको 25 साल की सज़ा भी हो गई हो, तो मनशियात फ़रोश जो था उसका हैंडलर, उसका दोस्त उस बच्चे को, उसकी बीवी को कैरी करके एक नया टेररिस्ट बनाने की कोशिश करता था। आप देखें, यूजुअली 85% ऐसा होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, एंकर का बच्चा एंकर ही होता है। इसी तरीके से कोई कातिल का बच्चा भी तकरीबन टेररिस्ट की तरफ जा रहा होता है। तो हमें सबसे पहले इस बात की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के अंदर अमन कैसे आए। हमने पूरी दुनिया में रिसर्च किया और इसके बाद इस प्रोजेक्ट का नाम पैगाम पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। और पैगाम पाकिस्तान का मतलब ये था कि दुनिया में पहली मर्तबा पाकिस्तान एक ऐसा इनिशिएटिव कर रहा है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। ये वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान का है जो दुनिया में अमन लाने के लिए एक कारगर साबित होगा। यानी कि अगर हम उस क्राइम की जंजीर को ही तोड़ दें कि जो एक नस्ल दर नस्ल तक बच्चों तक पहुंच रही हो, कि कातिल का, टेररिस्ट का, एक मनशियात फ़रोश का, या जो एक जहनी तौर पे जो शख्स जो शॉर्टकट चाहता है वो फौरी तौर से अपने बच्चों के बहाने और अहल खाना के बहाने करके, और वो उन्हीं को सफ़र कर रहा होता है जो घर पर मौजूद होते हैं। इस हवाले से पैगाम पाकिस्तान ने सबसे पहले सिंध के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और ये बहुत शॉर्ट टाइम पे हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और प्रिजनर्स मिनिस्ट्री को अपने साथ अलाइंस किया और उनसे भी गुजारिश की कि हम पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं, लेकिन हमें आप सिंध में एक पायलट प्रोजेक्ट दें
ताकि हम दुनिया को बताएं कि अमन कायम करने का ये वाहिद ज़रिया है, इस पे हम काम करते हैं। वेरी नाइस। इस लिहाज से हमने अभी 12 मार्च को जो है वो सेंट्रल जेल कराची में एक प्रोग्राम रखा और उसमें हम इसमें सबसे पहले कन्विक्टेड कैदी के साथ रिहेबिलिटेशंस और काउंसलिंग और सेमिनार करते हैं। जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो तकरीबन 99% कैदी जो मुजरिम या जुर्म करता है उसके पीछे बिहाइंड ऑफ सीन उसका रीज़न ये होता है, मेरे बच्चों का मसला था, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, तो वो एक शॉर्टकट करता है। और सेकंड रीज़न ये है कि हम जो लोग बाहर हैं और वो लोग जो कन्विक्टेड हैं उनमें एक बहुत वाज़े डिफरेंस ये है कि वो गुस्से पे काबू नहीं रख पाते, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग जिस टाइम पे उनको जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं ले पाते, इसीलिए हम बाहर हैं और शायद वो अंदर हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी कैदी 90% कैदी सोता नहीं है, शायद ही 2 घंटे 3 घंटे कैदी सोते हैं। पूरे सिंध के अंदर 24,000 कैदी हैं जो सर्वे के मुताबिक, इसमें कन्विक्टेड तकरीबन 4200 हैं और हमने अभी 2625 बच्चों का डेटा लिया एज़ पर चॉइस के कन्विक्टेड खुद विलिंग भी हो देने के लिए कि हाँ जी मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और इस शॉर्टकट और इस जुर्म की जंजीर से मतलब इसको तोड़ना चाहता हूँ। और जो मेरा हैंडलर है वो सियासी, समाजी, मजहबी, मनशियात फरोश, लैंड माफिया, वॉट जिस जुर्म में भी वो था उसके साथ डिस्कनेक्टिविटी के लिए मैं भी राज़ी हूँ, अपने फैमिली को भी डिस्कनेक्ट करूँगा। तो हम उसके फैमिली के बच्चे को ऑफ़र करते हैं कि वो प्ले ग्रुप से लेके यूनिवर्सिटी तक पूरे सिंध के किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ना चाहे तो हम उसे पढ़ाते हैं, भले से उसके फादर ने, उसके भाई ने, उसके घर वालों ने पाकिस्तान के अमलाक, पाकिस्तान के लोगों के साथ यकीनन जुर्म किया, उसको आईनी सज़ा मिल रही है, लेकिन उसके बच्चे को सज़ा देना ये बहुत बड़ी मेरा सब इसमें एक चीज़ है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये मुझे बताइएगा कि अब तक कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं और सिर्फ पढ़ाने की हद तक है या फिर उनकी फिर प्रोफेशनल जॉब सीकिंग और इसमें भी मदद की जाती है? देखिए हम तो एक्चुअली करते ये हैं कि उन्हें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इवन ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसकी एज ज़्यादा है तो उसको टेक्निकल पे ले आते हैं, तो स्कूलिंग के लिहाज से अभी मैंने 325 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है और तकरीबन जो आउट ऑफ स्कूल 500 से ज़्यादा थे उन्हें हमने गवर्नमेंट में करवाया है, जो उनके लिए नियर था, बेस्ट था, ताकि वो बाहर आने के बाद भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, आपने कहा 325 बच्चे हैं जिनकी स्कूल जाने की भी है, उनको भी आप हेल्प आउट करते हैं। हमारी सोसाइटी का एक मसला है ना, एक इशू है, और वो ये है कि आपने तो अपने तय काम किया, उस कन्विक्टेड ने भी अपने आप को एलिनेट कर लिया। फ़र्ज़ कीजिए अगर एक बच्चा है और वो जाता है किसी स्कूल में, जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपके वालिद क्या करते हैं, क्या वहाँ पे कोई हिंड्रेंस आती है? और अगर इस तरह की कोई हिंड्रेंस आती है, कोई जॉब लेने गया है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका पीछे से प्रोफाइल देखा जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं। जब इस तरह की चीज़ होती तो आपको लगता है हमारा माशरा आपके प्रोजेक्ट के लिए तैयार है मिन हैसुल कौम? और अगर इस तरह के कोई अगर 1-2 वाक़यात हुए तो मुझे बताइए, फिर आपने उस पर कैसे हेल्प आउट किया? आई बिलीव एवरीथिंग बट ट्रस्ट नथिंग वाली बात है, बिल्कुल ये खदशात रिसर्च में है हमारे कि ऐसा नहीं हो कि हम किसी बच्चे को एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुम्हारे फादर 25 साल के लिए जो है वो कैद में हैं, तो इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी। बेसिकली इस बच्चे को एक स्कॉलरशिप देते हैं। हमारी NGO ये कहती है कि ये इस यूनिवर्सिटी में इसको हमने इनका टेस्ट लिया है और इस बच्चे ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस की है, और इवन ये कि उस यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज को भी ये इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि ये किसी कन्विक्टेड का बेटा है या बेटी है, ये किसी को भी नहीं करते हैं। मेरे पास ये कराची सेंट्रल जेल में एक खातून है जिनको 27 साल की सज़ा है। 27 साल के दरमियान में ये हुआ कि जब बेटा उनके 2 साल का था तो उन्हें ले करके कैद हो गई, सज़ा हो गई, कोर्ट ने उसको आईनी सज़ा दे दी। वो बच्चा वहीं पर परवरिश किया। अभी तकरीबन 34 मोर देन बच्चे जो हैं जो किसी भी जुर्म में नहीं हैं, लेकिन उनकी वालदा की वजह से उन्हें वहाँ पर हैं, वो जेल में बगैर किसी मतलब सज़ा के भी वो सज़ा पा रहे हैं। वो बच्चा वहाँ रहा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर रिश्तेदारों के पास बीमार पड़ता है। मैंने उनसे मुलाकात की, अभी उसकी वीडियो भी मैंने दी है खातून की, तो उन्होंने बताया कि वो रात के वक्त काम करता है और दिन के वक्त इकरा यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है,
तकरीबन 45,000 रुपये उसकी जो है ना वो मंथली या 2 मंथ की है। तो उसके पास हमने एज ए स्कॉलरशिप पर भी कंडीशन की है। वो बच्चा BCS IT कर रहा है। ऐसे हमारे पास 325 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम ये कहते हैं अब तक जितनी NGOs या किसी टाइप की काम करती थी, ये कन्वेक्टेड कहता है कि वो आते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम कहते हैं आज हमें डेटा दें, हम कल इनका एडमिशन करवाएंगे। हमारी टीम सिंध के हर टाउनों में मौजूद है और ये पायलट प्रोजेक्ट है। हम सिंध के बाद पंजाब, KPK एंड बलूचिस्तान जाएंगे। हम ये कहते हैं कि अगर ये, मुझे उम्मीद है हमारी NGOs का एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है कि देखें अगर किसी बाप की गैर मौजूदगी में किसी बच्चे को, उसकी बीवी को 1 महीने का या 20 किलो आटा भी दे दिया जाए तो एक बाप के अंदर ये दर्द होता है। जब वो वापस आता है तो वो कहता है यार तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो उस बाप के जेल में रहने पर हम उसके बच्चे को कह रहे हैं और एक तकाजा करते हैं इन कैदियों से जी कि वो जब वापस आएँ तो इस मुल्क को अपना मुल्क समझें। बिल्कुल, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जो अमलाक, रोड और ये चीज़ें हैं, ये मुल्क से मोहब्बत करना कोई शहरी या दुनियावी मामला नहीं है, ये तो दीन का मामला है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब मईशत से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह के नबी की आप देखें, जब अल्लाह के नबी मक्का से निकल रहे थे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह मेरे अगर अहले कुरैश मुझे यहाँ की जाते नहीं देते तो मुझे मक्का से मोहब्बत है। जब मदीना आते हैं तो कहते हैं जैसे तूने मक्का की मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, अल्लाह मदीने की मोहब्बत डाल दे। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करना, पाकिस्तान के अमलाक को महफूज करना, ये सब तो एक छोटी सी कोशिश है बिल्कुल कि शायद इनके दिल में गुस्सा, दर्द और हम दुआ करते हैं कि आपकी कोशिश है मेरा साहब इसी तरीके से ये तवाना होती रहे। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। तो आपने देखा कि अगर चाहें तो हम माशरे के हर तबके, हर फ़र्द को कारआमद बना सकते हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उस पर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की जाने बढ़ें, कुछ मौसम की अपडेट ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं झेलम से और शेखुपुरा से। झेलम सबसे पहले यासिर फहमीद के पास चलते हैं। यासिर, झेलम में बारिश की क्या सूरत हाल है? झेलम में भी बारिश का सिलसिला गुज़श्ता 24 घंटों से जारी है, जिसके बायस नदी नालों में तुगयानी से मतअद्दद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सबसे बड़ा बरसाती नाला गहान बिफर गया है, जिसके बाद इसका पानी मुल्हिका इलाकों में दाखिल होने से दर्जनों शहरी फंस गए हैं। नवाई इलाका डोग बिदर में नाला गहान में अचानक सैलाबी रेला आने से नाला गहान के पास मौजूद मेहनतकशों के घर ज़ेरे आब आ गए, जिसके बायस 100 से ज़ायद अफराद पानी में फंसने की इत्तलात हैं। इनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर मौजूद हैं। इत्तला मिलते ही इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर झेलम ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज से मदद भी तलब कर ली है। जिसके बाद पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और सैलाबी रेला में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। डिप्टी कमिश्नर झेलम का कहना है कि शहरों की जान बचाने अव्वलीन चले। बिल्कुल ठीक है, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ पे सूरत हाल है। अब जरा शेखुपुरा रुख कर लेते हैं। मुस्तफ़ा, बहुत बारिश हुई है शेखुपुरा में, क्या सिचुएशन है इस वक्त? रोज होने वाली तूफानी बारिशों ने शहर का हुलिया ही बदल के रख दिया। गली कूचा, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे थे। इस तूफानी बारिश के नतीजे में कई छतें गिर गई, जिसके नतीजे में एक खतून समेत 2 अफराद जो है वो जाँ बहक, जबकि 6 जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ छठा कादर शाह करीब राजबा का बंद टूटने से कई 100 एकड़ जो है वो फसलें जो है वो ज़ेरे आब आ गई, जबकि मुरीदके में बारिश का पानी में नहाते हुए तालाब में 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से शहर भर में जो है वो ऑपरेशन तकरीबन जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। उसके साथ सुथरा पंजाब की टीमें भी जो है वो काम करते हुए बिल्कुल ठीक है। तो शेखुपुरा की ये सूरत हाल है। हम आने वाले बुलेटिन में भी मौसम की अपडेट लेते रहेंगे। अब जरा कुछ हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ा मसला आजकल लोगों का क्या है, ख़ासतौर पर शहरों में जहाँ पे लोग काम करते हैं, ओवरनाइट काम करते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं और नहीं भी काम कर रहे होते हैं तो उनको रात के टाइम पे कोई ना कोई बर्गर, पिज़्ज़ा चाहिए होता है। सो द थिंग इज़ कि हम अपने सेहत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, और अगर तो ये खाना भी पड़ जाए आपको आपके शौक़ के हाथों मजबूर होके, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू इट? क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा हैज़र्डस हैं या कम हैज़र्डस हैं? और अगर बहुत ज़्यादा हैज़र्डस हैं
तो भाई क्यों खा रहे हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं। माहिर ग़िज़ाया डॉक्टर सिद्रा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। लेट्स स्टार्ट क्विक एंड लेट्स गो क्विक। प्रोसेस फूड की हम बात करते हैं कि जी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को हमने प्रोसेस फूड में डाल दिया है ना। सो क्या है प्रोसेस्ड फूड और क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या नहीं आती, पहले तो ये देख लेते हैं। सामीन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर आप मार्केट में कुछ फूड्स हैं जो कि प्रोसेस्ड हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, जैसे दूध को प्रोसेस किया है पेस्चराइजेशन से क्योंकि उसको टेट्रा पैक में डालना है, या दही को प्रोसेस किया है चूँकि दूध के अंदर यानी वो कुछ केमिकल्स डाल दिया और आपने उसको दही बना दिया, या आपको फ्रोज़न फ्रूट्स मिल रहे हैं, बेरीज़ का पैकेट मिल रहा है, कॉर्नस हैं, पीस हैं, कटी हुई सब्जियां हैं, दैट इज़ ओके, या फ्रोज़न फ्रूट्स मिल रहे हैं आपको, दैट इज़ ओके, या नट्स जैसे कि बादाम का एक पूरा आपको छिले हुए बादाम, अखरोट, दैट इज़ नो प्लेन वाली की बात हो रही है, मैं इस पर आगे आ रही थी। इसे हम कहते हैं मिनिमल प्रोसेस फूड, दैट मीन्स दे आर सेफ टू टेक। अब अल्ट्रा प्रोसेस वो है जिसके हमने जो हमें नेचर में नहीं मिलता, हमने उसकी पूरी शक्ल चेंज कर दी है, उसका टेक्सचर चेंज कर दिया, उसकी स्मूथनेस को, उसके अंदर फ्लेवर डाल दिए हैं, नमक, चीनी और ऑयल डाल के उसकी शेल्फ लाइफ को हमने इंक्रीज़ कर दिया है, इमल्सीफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए हैं, इन सारी चीज़ों को हम अल्ट्रा प्रोसेस कहते हैं। इनमें नगेट्स एंड ऑल आ जाते हैं, जिसमें आप सहरे फहरिस्त क्या हैं, सारे आपके पैकेट की कुकीज़, पैकेट्स के केक्स, आपके वाइट ब्रेड जिसको नाश्ते में बच्चों को, इवन बड़े लोग ये रेगुलर ले रहे होते हैं, पेस्ट्रीज़, डोनट्स, आपकी पॉपुलर फ्रेंच फ्राइज़, आपके बेकरी के आइटम्स, पेस्ट्रीज़, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस है। तो सवाल ये आता है कि भाई ये चीज़ें तो अब हम इनसे छुटकारा तो नहीं ले सकते, सो हाउ वी कैन स्टिल टेक द मिनिमम, सो दैट मीन्स कि आप इन चीज़ों को, रिसर्च ये कह रही है, इवन मैं कल तक इसको लेटेस्ट अपडेट लेकर आई थी, once a month, just keep that once a month, so that you prevent yourself from all of the harmful benefits that are increasing। शायद पेरेंट्स मेरी एक बात से मोटिवेट हो जाएं कि बच्चों के अंदर 10% तक कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी मेमोरी रिटेंशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिन बच्चों में इन इनटेक का ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा आसान अल्फाज में ये बता दूं कि बच्चों के दिमाग पे असर पड़ रहा है अगर आप उन्हें मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, ये बच्चों में बहुत कॉमन है। सो पेरेंट्स इन चीज़ों को वो करें, और स्कूल लंच में भी इस तरह की चीज़ें आप ना दें, बिकॉज इनमें फाइबर नहीं है, पेट नहीं भरता। मेरा अब सवाल, यस, नगेट्स एंड अदर थिंग्स बच्चों को लंच में मैं दे रहा हूँ, हाँ, एक तो वो बाहर से मिल जाते हैं फ्राई होके, नगेट्स से ज़्यादा हॉट डॉग्स, सॉसेजेस, डिलाइन जितनी कैटेगरीज है मैं उन सबको शामिल कर रही हूँ, एवरीथिंग। यस, वो चीज़ बनी बनाई बाहर की, या फिर अगर घर के ऑयल में उसको कर रहे हैं, विच इज सेफर। यस, घर में बनाए, अब माएँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें, घर में ओवन्स वगैरह हैं, आजकल वैसे भी फाइनेंशियली जिस तरह से चीज़ें एक्सपेंसिव जा रही हैं, तो आप घर पर इन चीज़ों को, नगेट्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ है वो आप बनाएं, ठीक है। और ये फास्ट फूड, ये सब चीज़ें, अब एक स्टडी ली गई कि एक कॉम्बो मील, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें आपको आराम से 1200 कैलोरीज आप एक छोटी डील में से ले रहे हो, और एक एवरेज एक पाकिस्तानी को ऑन एवरेज 1800 से 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए। 1200 आपने इससे ले ली, और 1 टीस्पून नमक ले लिया आपने, चम्मच चीनी के ले लिया, उसके साथ मैंने ड्रिंक पी ली, वही ड्रिंक आ गई ना, ठीक है। तो एक कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक आपको 9 चमचे चीनी दे रहा है बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अब उसको मैं अगर एक पेरेंट हूँ तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगी? आपने पानी को फिल कर दिया, आजकल हर जगह आप पानी का बोलेंगे वो पानी आपको देंगे, तो आप पानी से रिप्लेस कर लें। बड़ी फ्राइज़ की जगह आप स्मॉल फ्राइज़ कर लो, व्हाट इफ अगर आप स्किप कर दें। बहुत से माएँ ये करती हैं कि वो बोतल ला के ना, हाँ, क्योंकि वो बच्चे ने होटल में ना उनकी रेड लगाई हुई होती है, मुझे चाहिए, हाँ, तो वो उसको धोखा देने के लिए प्लास्टिक की बोतल में ना पानी पहले डाल लेती हैं, हाँ, फिर थोड़ा सा डाल बच्चे के, बहुत सियाने हैं आजकल के बच्चों को जो है वो नहीं आ रहा होता। एक और चीज़, उनको टेस्ट नहीं आ रहा, वो डाके फेंक देता है। एग्जैक्टली, ये जो ग्रेनोला बार्स आजकल कितने कॉमन हो गए हैं, ग्रेनोला बार्स आप योगर्ट में डालें, नहीं है, दे आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड। सेकंड, फ्लेवर्ड योगर्ट, पीच फ्लेवर्ड योगर्ट, ब्लूबेरी, दे आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड। डिफरेंस कर लें इसमें, हाँ, एक होता है स्वीटेंड योगर्ट, हाँ, एक होता है स्वीटेंड योगर्ट, और एक होता है ये फ्लेवर्ड वाला मैंगो। मैं फ्लेवर्ड योगर्ट की बात कर रही हूँ। स्वीटेंड इज ओके। स्वीटेंड बेहतर है कि अगर जो बाजार में जो हमारा दूध वाला जो दही बेच रहा है, अगर वो थोड़ा सा बेहतर उसकी सफाई है,
आप उससे दही लें, दैट इज़ वे बेटर देन अगर आप उसकी ले रही हैं, पैक की ले रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ टेट्रा पैक की मैं योगर्ट कह देती हूँ, मगर मैं फ्लेवर्ड योगर्ट को मना कर रही होती हूँ। तो अब कैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, इतने अच्छे कैप्टिवेटिंग मार्केटिंग वो लिखे हुए हैं कि मुझे लगता है इस हेल्दी चीज़ को खाकर तो आपकी सारी हेल्थ रिवाइव हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं जो आप पढ़े ही नहीं जा रहे, हाँ वो तो फिर आप उनको लेबल ही नहीं कर सकते। एंड लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट, दैट मीन्स द मोर सच इंग्रेडिएंट्स विच यू कैन नॉट रीड एंड प्रोनाउंस वेल, दे आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड। एंड द बेटर, द शॉर्टर द लिस्ट, द बेटर दे आर। अगर आपको चूज करना है, ये मैं एक ले मैन को एक स्किल सेट दे रही हूँ, दैट हाउ यू कैन चूज एंड मार्केट वेल। ये एक बिल्कुल मुनफरिद टॉपिक है, मेरे ख्याल से इस पे अगर 10 मिनट आगे बात करें तो इस पे बहुत 10 मिनट भी नहीं। द लेबल, एक तो हमारा मिनहसुल कौम ये है ही नहीं ना कि हम लेबल पढ़ के चीज़ करें। आखिर में वी हैव गॉट जस्ट 30 सेकंड्स, सो समराइजिंग इट, अगर आप करना है फास्ट फूडिंग एंड दिस एंड ऑल दैट, तो महीने में एक दफ़ा रखें। इन चीज़ों के अंदर ज़्यादतीस, फालिज, शुगर बढ़ाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पाकिस्तान वैसे दुनिया में तीसरे नंबर पे आया हुआ है। आप घर पे माएँ मेहनत करें, ठीक है, आप फ्रीज़ कर दें चीज़ों को, आप पैटीज़ बना कर रख दें सो डैट आपके पास, अगर आप डेली वर्किंग मदर्स हैं और आप नहीं कर रहे, लेकिन ये जो हमारे पास पॉपुलर जो चिप्स फ्लेवर्ड में आते हैं, बारबेक्यू फ्लेवर, सॉल्ट फ्लेवर, योगर्ट एंड मिंट फ्लेवर्स, दे आर ऑल क्रैप। सो जितना आपको चिप्स का पैक मिल रहा है जिसमें नमक, चीनी और ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को ना दें। और ये कपकेक्स भी हैं, आप प्लीज़ घर पर बनाएं, आप अपने स्किल सेट को इंक्रीज़ करें, लेकिन आप ये बच्चों को नहीं दें। एक चीज़ भूल गई, टेट्रा पैक जूसेस भी इसमें शामिल हैं, दे आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड। ओके, थैंक यू सो मच सिद्रा, वी वुड हैव लव टू टॉक मोर, लेकिन ये इतना वसी टॉपिक है। तो भाई एंड ऑफ द स्टोरी ये कि घर का खाना खा लें, बाहर जाके क्या ही ज़रूरत है, और अगर बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, हाँ खर्चा भी बचाएं। अब इसके साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।